एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि मार्केस जियांग हानजिंग को एक गुफा में कैद करके टॉर्चर कर रहा था। यहाँ बातों ही बातों में ये पता चलता है कि साइरन शिप पर उसी ने हमला करवाकर उसमें मौजूद कीमैन को किडनैप किया था और वो अब उनका की वाइडल स्टोन बेचकर पैसे कमाता है। यहाँ इस बात का भी पता चलता है कि मार्केस जियांग किसी सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करता है, पर उसने कभी उस ऑर्गेनाइजेशन के चीफ को नहीं देखा। मार्केस जियांग काफी बेदर्दी से हानजिंग की बॉडी से काफी ज्यादा की वाइडल स्टोन निकाल लेता है, जिससे हानजिंग वीक पड़ चुका था। इधर सूचियो की मदर उसे हानजिंग के दिए की वाइडल स्टोन के बारे में बताती हैं, जिसे सूचियो खाकर ये प्रे करते हुए सो जाती है कि उसे सपने में हानजिंग दिख जाए, और होता भी ऐसा ही है। वो अपने ड्रीम में हानजिंग को देख लेती है जहाँ उसे कैद करके रखा गया था। वो उससे उस जगह का एड्रेस पूछती है तो हानजिंग उसे बता देता है। हानजिंग को इतना वीक देखकर सूचियो परेशान हो चुकी थी। नेक्स्ट डे वेन जून हानजिंग को ढूंढने के लिए अपने ब्रदर की हेल्प लेने जा रहा था, तभी सूचियो आकर उसे हानजिंग के बारे में बताती है और कहती है कि हानजिंग हंटिंग ग्राउंड में ही किसी गुफा में कैद है। उसकी बातें हेयिंग भी सुन लेती है, क्योंकि वो हंटिंग ग्राउंड उसके फादर का ही था, तो उसे उस गुफा के बारे में पता था। पर वो सोचती है कि मेरे फादर हानजिंग को कैद क्यों करेंगे। अब सभी छुपते छुपाते हानजिंग को छुड़ाने पहुंच चुके थे। उनके पीछे हेयिंग भी थी। सभी गुफा को ढूंढ रहे थे, पर वो उन्हें कहीं नहीं दिख रही थी। तभी चिलैन की नजर हेयिंग पर पड़ती है, तो वो उसे पकड़कर पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। इस पर हेयिंग उन्हें गुफा का रास्ता बता देती है। वो सभी उस गुफा के पहरे पर मौजूद सैनिकों को मारकर अंदर पहुंच जाते हैं और फिर वहां मौजूद कीमैन्स को छुड़ा लेते हैं। सूचियो भी हानजिंग को ढूंढती हुई उसके पास पहुंच चुकी थी। इधर मैनेजर गुफा के पास अपने सैनिकों की डेड बॉडी देखकर समझ जाता है कि हानजिंग को छुड़ाने उसके साथ ही आ चुके हैं। वो जल्दी से ये बात मार्केस जियांग को जाकर बता देता है, जिस पर मार्केस जियांग वहां आकर मैनेजर से कहता है कि किसी भी तरह मेरी बेटी को सेफली यहाँ से निकालो, फिर इन सारे लोगों से मैं निपट लूंगा। इधर सभी लोग गुफा से वापस निकल रहे होते हैं, तभी मार्केस जियांग वहां धुएं वाली रॉड फेंक देता है। फिर इसी धुएं का फायदा उठाकर एक सोल्जर हेयिंग को गुफा से निकाल ले जाता है। हेयिंग को वापस पा लेने के बाद मार्केस जियांग बाकी सबको मार देने का ऑर्डर देता है। सारे सोल्जर्स उन पर हमला करने लगते हैं, जिस पर चिलैन और बाकी लोग उनका बहादुरी से मुकाबला कर रहे थे। इतने में लीफो भी कुछ लोगों को लेकर उनकी हेल्प के लिए आ गया था। ये देखकर मार्केस जियांग हेयिंग को लेकर भागने लगता है। लीफो उसके पीछे जाता है, पर तभी एक काला नकाबपोश घुड़सवार आता है, जिसे देखकर मार्केस जियांग को लगता है कि वो उसे सेव करने आ रहा है, पर वो उसे मारकर वहां से चला जाता है। ये देखकर हेयिंग सदमे में आ गई थी, क्योंकि वो अपने फादर से बहुत ज्यादा प्यार करती थी। तभी वेन जून आकर उसे संभालता है। इतने में वेनयिंग भी अपने सोल्जर्स को लेकर आ चुका था। चिलैन उसे सारी बातें बता देती है। वो सेव किए हुए कीमैन्स और घायल सोल्जर्स को वहां से ले जाने में हेल्प करता है। सिटी में सारे लोग साइरन केस के सॉल्व हो जाने पर खुश थे, पर अब मार्केस जियांग के घर और सारी प्रॉपर्टी को पुलिस वाले अपने कब्जे में ले लेते हैं। ये सब देखकर हेयिंग को काफी ज्यादा बुरा लग रहा था, क्योंकि इससे उसकी काफी यादें जुड़ी हुई थी। यहाँ वेनजून उसे सहारा देता है और संभालता है, क्योंकि उसे अंदाजा था कि हेयिंग कितने मुश्किल वक्त से गुजर रही है। इधर सूचियो और हानजिंग उसके घर के सारे सामानों को चेक करते हैं, ताकि उन्हें सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन या फिर की कंट्री से गायब हुई होली फायर का कुछ पता चल जाए, पर उन्हें कोई भी क्लू नहीं मिलता। इसके बाद वो दोनों मैनेजर से पूछताछ करते हैं, पर मैनेजर बोलता है कि मुझे कुछ नहीं पता, मैं तो बस मार्केस जियांग के अकाउंटेंट का काम करता था। इतने में वहाँ वेनयिंग आता है और कहता है कि मैं इस बंदे से सच उगलवा सकता हूँ, बस तुम दोनों बाहर जाओ। इस पर सूचियो और हानजिंग दोनों बाहर चले जाते हैं और अंदर वेनयिंग का असिस्टेंट मैनेजर को खूब टॉर्चर करता है, जिस पर मैनेजर डर के मारे सच बोलने के लिए एग्री हो गया था। वो बताता है कि उस सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन का नाम शायद स्नो चेम्बर है, इसके अलावा मैं कुछ नहीं जानता। और मार्केस जियांग वैसे तो मुझे हर जगह अपने साथ ले जाते थे, पर जब वो एडमिनिस्टर डेंग के पास जाते तो मुझे कभी भी साथ नहीं ले गए। इतना कहकर वो बेहोश हो गया था। यहाँ वेनयिंग सूची और हानजिंग को बताता है कि एडमिनिस्टर डेंग
तो काफी ज्यादा ईमानदार पर्सन है। जरूर मैनेजर उसका नाम लेकर हमें डिस्ट्रैक्ट करना चाहता है। सूजी और हान जिंग उसकी बातें मान लेते हैं। इधर हेइंग काफी डिप्रेशन में एक टावर से कूदने वाली थी। वो अपने फादर की मौत का इल्जाम वेन जून पर लगाते हुए कहती है कि तुमने पुलिस वालों के साथ मिलकर मेरे फादर को मार डाला। मेरा इस दुनिया में अब कोई नहीं। यहाँ वेन जून उसे समझाते हुए कहता है कि जो कुछ भी हुआ उसके लिए तुम मुझे जो चाहे सजा दे सकती हो और मुझे तुम्हारी फिक्र है। प्लीज तुम खुद को चोट मत पहुंचाओ। तभी सूजी और हान जिंग भी वहाँ आ गए थे। इतने में हेइंग का पैर फिसलता है और वो नीचे गिरने लगती है, पर सूजियों के कहने पर हान जिंग उसे उड़कर सेव कर लेता है। हेइंग काफी डरी हुई थी। वेन जून आकर उसे संभालता है और उसे वादा करता है कि वो हमेशा उसका ख्याल रखेगा। हेइंग भी उसे वादा करती है कि वो अब ऐसा कुछ नहीं करेगी। ये देखकर सूजी और हान जिंग भी खुश थे। सूजी और हान जिंग के रिश्ते को सूजियों की मदर भी एक्सेप्ट कर लेती हैं। वो इस बात से खुश थी कि सूजियों की बीमारी हान जिंग के साथ रहने से ठीक हो जाएगी। रात को ऑफिसर ली अपने घोड़े के साथ जा रहे थे। तभी वो हल्के होने के लिए रुकते हैं, जहाँ उनकी नजर एक बुढ़िया पर पड़ती है जो कि लालटेन लेकर जा रही थी। इतने में उस पर बहुत सारे मॉन्स्टर्स हमला कर देते हैं। ये नजारा देखकर ऑफिसर ली वहीं डर के मारे बेहोश हो गए थे। सुबह उठकर वो ये बात सूजी और हान जिंग और वेंजून को आकर बताते हैं और उन्हें उसी घर के पास ले जाते हैं जहां कल रात को उन्होंने मॉन्स्टर्स को बूढ़ी औरत पर हमला करते हुए देखा था। वहां पहुंचकर उन्हें पता चलता है कि वो बूढ़ी औरत लोगों के बाल काटने का काम करती थी। वेंजून बताता है कि मैं एक ऐसी बूढ़ी औरत को जानता हूँ, कहीं ये वही तो नहीं। वो उन्हें उस बूढ़ी औरत के घर लेकर जाता है, जहाँ पहुंचकर वो देखते हैं कि वो बूढ़ी औरत घर के अंदर मौजूद है। वो उसे ले जाकर पूछताछ करते हैं, जहाँ वो खुद को बहरा प्रिटेंड करती है, जिसे तंग आकर हान जिंग उसे जाने के लिए कह देता है तो वह तुरंत जाने लगती है। इस बात पर उन्हें उस औरत पर शक होता है। रात में वो उसका पीछा करते हैं तो वो बूढ़ी औरत एक टोकरी लेकर उसी जगह पर दोबारा जाती है। वो सभी भी उसके पीछे थे। वो एक खाली पड़े घर में एंटर करती है। सभी उसके पीछे जाते हैं। अंदर बहुत से कीमैन्स मौजूद थे जिनके फेस और बॉडी पर बाल उगाए थे और वो मंकी जैसे हो गए थे। सूजियो वहाँ छोटे बच्चे काका को देखती है। एक्चुअली उसके फादर भी एक कीमैन थे और उनकी हालत भी वैसी ही हो गई थी। सूजियो उससे इसकी वजह पूछती है, जिस पर काका बताता है कि मेरे फादर की तबीयत अचानक खराब हो गई और धीरे धीरे उनके बॉडी पर बाल निकल आए, जिससे आस पड़ोस के लोग उन्हें मॉन्स्टर समझने लग गए थे। इसीलिए मैं इन्हें सिटी से दूर लेकर यहाँ आ गया। यहाँ ग्रैनी ने ऐसे और भी लोगों को इकट्ठा कर रखा था। यहाँ पता चलता है कि उन कीमैन्स को कोई वायरल बीमारी हो गई है, जिसकी वजह से उनकी ये हालत थी। ओल्ड ग्रैनी काका के फादर के फेस के बाल हटाती है, पर वो बाल तुरंत वापस आ जाते हैं। इससे वो और भी ज्यादा घबरा कर भागने लग गए थे। सूजियो कहती है कि इन सबको यहाँ रखना सेफ नहीं, हमें इन्हें सिटी में ही किसी सीक्रेट प्लेस पर लेकर जाना चाहिए। इस पर वेंजून कहता है कि मेरे पास ऐसी जगह है। वो उन सभी को लेकर उस जगह पहुँच जाता है। सूजियो वहाँ अपनी मदर को उन सभी का इलाज करने के लिए बुलाकर लाती है, जिस पर उसकी मदर उन्हें चेक करती है तो सब कुछ नॉर्मल था। उन्हें भी उस बीमारी के बारे में पता नहीं चल पाता। इतने में हान जिंग का असिस्टेंट उनके लिए खाना लेकर आता है, जो कि एक नए तरह की सूप डिश थी। सभी उस सूप को पीते हैं, पर चिलैन नहीं पीती क्योंकि उसका मूड अपने लोगों को बीमार देखकर खराब था। नेक्स्ट डे हान जिंग और उसका असिस्टेंट दोनों भी उस वायरस से इफेक्टेड हो जाते हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो बीमारी उन्हें कैसे लग गई। चिलैन को जब इस बात का पता चलता है तो वो भी हैरान थी, क्योंकि वो बिल्कुल ठीक ठाक थी। चिलैन अपने ईगल से इस बात की खबर हान जिंग के फादर और नेशनल टीचर के पास भिजवा देती है। इधर सूजियो हान जिंग का ख्याल रख रही थी। हान जिंग सूजियो से कहता है कि अब मेरे फेस और बॉडी पर भी बाल उग जाएंगे, तो क्या तुम मुझे छोड़कर चली जाओगी? सूजियो कहती है कि बिल्कुल भी नहीं, तुम इस बारे में कभी मत सोचना कि मैं तुम्हारा पीछा छोड़ दूंगी, पर मुझे इस बात की फिक्र है कि तुम इस हालत में की कंट्री के किंग कैसे बनोगे। हान जिंग कहता है कि मैं किंग नहीं बनना चाहता, मैं तो बस तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। सूजियो हान जिंग को बेटर फील करवाने के लिए उसका हाथ पकड़कर उसके साथ ही सो जाती है। नेक्स्ट डे हान जिंग की हालत तो सही थी, पर उसके असिस्टेंट का हाल खुजली से बेहाल था। सभी उसे पकड़कर एक चेयर से बांध देते हैं। इसके बाद वो मेडिकल की किताबों में उस बीमारी का इलाज ढूंढने लगते हैं। तभी हान जिंग को इसका इलाज एक बुक में पता चलता है, जो कि एक फ्लावर था। पर चिलैन बताती है कि वो फ्लावर की कंट्री में तब उगा करता था जब की कंट्री में
एम्बर होली फायर थी। इधर चिलैन के भेजे मैसेज को पढ़कर हान जिंग के फादर और नेशनल टीचर भी परेशान हो चुके थे, क्योंकि पहले तो वो एम्बर होली फायर को खो चुके थे और अब उनका बेटा भी खतरे में था। इधर चिलैन अपनी कंट्री के लोगों के लिए परेशान थी, क्योंकि नेशनल टीचर ने उसे बताया था कि किस तरह होली फायर के इतने दिनों से गायब होने की वजह से की कंट्री में कोई अनाज नहीं हुआ है और वहाँ भुखमरी आ चुकी है। वो इस बात को सभी लोगों से शेयर करती है और वेन जून से कहती है कि तुम प्लीज की और कियान कंट्री के 6 ट्रीटीज के पेपर्स पर साइन करवा दो, ताकि कियान में की कंट्री के लोगों को रहने की जगह दी जाए। वेन जून उसे प्रॉमिस करता है कि वो इस बारे में अपने भाई से बात करेगा। वो वेनिंग से जाकर इस बारे में बात करता है, जिस पर वेनिंग उसे ये कहकर टाल देता है कि इस मैटर से तुम्हें दूर रहना चाहिए। इसके बाद चिलैन वेनिंग से जाकर इस बारे में बात करती है। यहाँ वेनिंग उसे काफी नरमी से पेश आता है और कहता है कि वो इस बारे में सोचेगा। इधर हान जिंग का असिस्टेंट अपने आप को एक घास से रगड़ रहा था, जिसे देखकर सूजियो के माइंड में एक आइडिया आता है और वो सभी वायरस से इफेक्टेड कीमैन्स को रिलैक्स करने के लिए वही घास दे आती है। इसके बाद वो उनसे पता करती है कि उन्होंने आखिरी बार ऐसी कौन सी चीज खाई थी जिससे उनका ये हाल हो गया। वो सभी एक एक करके उसे बताते हैं। इस पर उसे रियलाइज होता है कि उन सबके ही फूड में आइस था, जो उन्होंने बीमारी से पहले खाया था। यहाँ उन्हें याद आता है कि उस दिन हान जिंग का असिस्टेंट जो सूप लेकर आया था उसमें भी आइस पड़ा हुआ था। अब सब इस बारे में एडमिनिस्ट्रेटर डिंग से पता करने की सोचते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग हान जिंग जब सोकर उठता है तो देखता है कि उसके असिस्टेंट के चेहरे और बॉडी पर बाल निकल आए थे, जिसे देखकर वो काफी परेशान था। पर हैरान करने वाली बात तो ये थी कि हान जिंग बिल्कुल ठीक था। सभी एक साथ बैठकर इस बारे में डिस्कस कर रहे थे। तभी ऑफिसर ली आकर बताते हैं कि कीमैन्स अपने रूम से निकलकर सड़कों पर तोड़फोड़ कर रहे हैं, जल्दी चलकर उन्हें रोको। इधर कीमैन्स बाहर निकलकर आइस और फैन की दुकानों पर टूट पड़े थे, क्योंकि किसी ने उनके जगह पर आग लगा दी थी। वेन जून उन्हें रोकने की कोशिश कर रहा था। दुकानदार अपने आइस और फैंस के पैसे मांगने लगते हैं। तभी ऊपर से कोई बंदा कीमैन्स पर कैट फेंक देता है। अब क्योंकि कीमैन्स को कैट से एलर्जी थी, तो वो सभी आउट ऑफ कंट्रोल होकर सभी दुकानों पर हमला करने लगते हैं। देखते ही देखते की और कियान मैंस में फाइट स्टार्ट हो जाती है। इतने में वहाँ सूजियो, हान जिंग और असिस्टेंट भी आ गए थे। इधर वेन जून का असिस्टेंट लीफू उस कैट फेंकने वाले बंदे का पीछा करके उसे पकड़ लेता है। उन दोनों में भी फाइट स्टार्ट हो जाती है। इधर सही टाइम पर चिलैन आकर बेहोशी वाले धुएं से सबको बेहोश कर देती है। अब हालत कंट्रोल में आ चुकी थी। तभी लीफू उस बंदे को लेकर पहुंचता है जिसने ऊपर से कैट फेंकी थी। उसके हाथ पर स्नो चैम्बर का टैटू बना हुआ था। अब कीमैन्स के इस वायलेंट बिहेवियर की वजह से एम्परर ऑर्डर देते हैं कि अगर 7 दिनों के अंदर कीमैन्स ठीक न हुए तो सारे कीमैन्स को अपनी कंट्री वापस जाना पड़ेगा। अब सभी के पास एंटीडोट ढूंढने के लिए सिर्फ 7 दिनों का टाइम था, जिस पर सभी सबसे पहले एडमिनिस्ट्रेटर डिंग से पूछताछ करने की सोचते हैं। फिर सभी सूजियो के फ्रेंड की हेल्प लेते हुए मॉन्स्टर का ड्रामा करके एडमिनिस्ट्रेटर डिंग से सच उगलवाने की कोशिश करते हैं। पर बेचारे एडमिनिस्ट्रेटर डिंग को तो कुछ पता ही नहीं था, तो वो बताते कैसे। सभी घर वापस आते हैं और यहाँ हमें पता चलता है कि सूजियो और हान जिंग ने एडमिनिस्ट्रेटर डिंग से इंट्रोगेशन करने का बस ड्रामा किया था। असलियत में तो उनका शक क्राउन प्रिंस वेनिंग पर था और ये ड्रामा उन्होंने वेनिंग को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए किया था। वो अपना शक वेनजून पर भी जाहिर करते हैं। वेनजून कहता है कि मेरा भाई बुरा इंसान नहीं हो सकता, तुम सभी को कोई गलतफहमी हो सकती है। पर तभी वहाँ चिलैन आकर बताती है कि प्रिजन में मैनेजर का किसी ने मर्डर कर दिया है। वो भी अपना शक वेनिंग पर जाहिर करती है, क्योंकि वो ही आखिरी बार उसे मिला था। चिलैन ने बारीकी से प्रिजन की जांच की थी, जहां उसे बेंच पर बना एक मार्क मिलता है, जो कि शायद मरते हुए मैनेजर ने अपने नाखून से खरोच कर बनाया था। और ये मार्क कुछ और नहीं बल्कि मोयान के कबीले का सिंबल था। वेनजून ये सारी बातें सुनकर काफी हार्ट ब्रोकन फील करता है, क्योंकि वो अपने भाई से बहुत प्यार करता था। पर वो डिसाइड करता है कि वो सच का साथ देगा। अगर उसका भाई मुजरिम है तो उसे सजा भी मिलनी चाहिए। वो सभी वेनिंग का पर्दाफाश करने के लिए एक प्लान बनाते हैं, जिस पर वो उसके बारे में पता करते हैं। तो उन्हें पता चलता है कि नेक्स्ट डे वेनिंग रॉयल कॉन्क्यूबिन की टॉम पर जाएगा। इस पर वो वहां जाकर उसे किडनैप करने की सोचते हैं। पर जाते वक्त हान जिंग सूजियो को उसकी सेफ्टी के लिए घर पर ही रहने के लिए कहता है। सभी चले जाते हैं।
सोचियो की मदर सोचियो से पूछती है कि तुम क्यों उनके साथ नहीं गई। सोचियो ने बताती है कि सभी ने उसे घर पर रहकर उनके लिए खाना बनाने को कहा है। इस पर सोचियो की मदर उसे आराम करने का कहकर खुद खाना बनाने लगती है। तभी पीछे से वेनिंग का बॉडीगार्ड आकर सोचियो को किडनैप करके एक पहाड़ी पर ले जाता है, जहां वेनिंग पहले से मौजूद था। सोचियो उसे देखकर हैरान होती है, जहां एक बड़े राज का पर्दाफाश होता है और हमें पता चलता है कि स्नो चेम्बर का लीडर वेनिंग ही है और उसी ने साइरन शिप पर अपने लोगों के साथ हमला करके कीमैन्स को किडनैप किया था और वही की वाइटल स्टोन का कारोबार भी किया करता था। यहाँ वो सूजियो को मारने आया था क्योंकि उसे पता चल चुका था कि एम्बर होली फायर सूजियो के अंदर है। एक्चुअली सूजियो बचपन में काफी ज्यादा बीमार थी। उसके इलाज के लिए उसके फादर की कंट्री से एम्बर होली फायर लेने गए थे, पर वो फायर वहाँ नहीं थी क्योंकि मुयान उसे पहले ही चुरा चुका था। जब मुयान की कंट्री से एम्बर होली फायर चुराकर भागा था तो उसी शिप पर सूजियो के फादर भी मौजूद थे। वो उस फायर को तो मुयान से लेने में कामयाब हो जाते हैं, पर छीना झपटी में मुयान उन पर पॉइजन वाली नीडल से वार कर देता है, जिसकी वजह से ही कैपिटल सिटी लौटने पर उनकी मौत हो गई थी। वेनिंग मुयान का ही पार्टनर था और वो इतने दिनों से होली फायर को ही ढूंढ रहा था। उसी ने आइस में पॉइजन मिलाकर कीमैन्स को बीमार किया था ताकि उसे एम्बर होली फायर का पता चल सके, जिसका पता उसे आसानी से लग गया क्योंकि एम्बर ही उस पॉइजन का असली एंटीडोट था, जिसके इफेक्ट से हानजिंग की हालत अब तक सुधरी हुई थी क्योंकि वही सूजियो के साथ सबसे ज्यादा टाइम स्पेंड कर रहा था। अब वेनिंग सूजियो को पहाड़ी से धक्का दे देता है क्योंकि वो चाहता था कि एंटीडोट न मिलने से की और कियान कंट्री में वॉर हो जाए। सूजियो को पानी में फेंक कर वो अपने प्लान के मुताबिक रॉयल कॉन्क्यूबिन की टॉम पर जाता है, जहां हानजिंग, वेनजून और चिलैन उसी का इंतजार कर रहे थे। हानजिंग अपने असिस्टेंट से वेनजून को प्रोटेक्ट करने का बोलकर चिलैन के साथ स्पीड में वेनिंग की ओर बढ़ता है, तो वेनिंग भी उसी स्पीड में उनके पास आ चुका था। ये देखकर हानजिंग और चिलैन दोनों शॉक्ड थे कि आखिर इसके पास कीमैन जैसी पावर कैसे आ गई। और यहाँ इस कहानी के सबसे बड़े राज से पर्दा उठता है। वेनिंग अपने फेस से मास्क निकालता है और हमें पता चलता है कि इतनी देर से जिसे हम वेनिंग समझ रहे थे वह एक्चुअली मुयान था। ये देखकर वेनजून भागता हुआ उसके पास आता है और कहता है कि मेरा भाई कहाँ है, तुमने उसे कहाँ किडनैप करके रखा है। मुयान बताता है कि वेनिंग तो 10 साल पहले ही शिप पर मारा जा चुका था, वही मेरा पार्टनर था। मुझे भी छुपने के लिए जगह चाहिए थी, इसीलिए मैं उसका रूप धरकर कैपिटल सिटी आ गया और मार्किस जियांग को भी मैंने ही मारा है। यहाँ मुयान एक एक करके अपना सारा क्राइम एक्सेप्ट कर लेता है और अपने दोस्तों से कहता है कि तुम दोनों भी मेरा साथ दो, जिससे हम कियान कंट्री को खत्म करके यहाँ की लोगों को बसा सके। पर इसके लिए चिलैन और हानजिंग कहाँ एग्री होने वाले थे। मुयान कहता है कि अब तो ये जंग होकर ही रहेगी क्योंकि सूजियो जिसके अंदर एम्बर यानी कि एंटीडोट था उसे मैंने मार डाला। तभी वहाँ सूजियो पहुँचती है और कहती है कि मुझे मरा हुआ समझना तुम्हारी गलतफहमी थी। और यहाँ हमें हानजिंग के रियल प्लान के बारे में पता चलता है। एक्चुअली उसने जानबूझकर सूजियो को घर पे छोड़ा था ताकि मुयान उसे पकड़कर ले जा सके और उसका पर्दाफाश हो जाए। उसे सारे सच का पहले से ही अंदाजा हो चुका था। जब मुयान ने सूजियो को पहाड़ी से नदी में धक्का दिया था, उसी टाइम हानजिंग नदी में कूदकर सूजियो को सेव कर लेता है। अब मुयान सूजियो को दोबारा जिंदा देखकर उसे मारने की कोशिश करता है, जिससे उन लोगों में भयंकर फाइट होना स्टार्ट हो जाती है। मुयान उन सभी पर भारी पड़ रहा था क्योंकि उनमें सबसे ज्यादा पावरफुल वो ही था। यहाँ हानजिंग सूजियो को सेव करते हुए काफी ज्यादा जख्मी हो जाता है। मुयान हानजिंग को भी मारने चलता है, पर तभी सूजियो सामने आ जाती है। इसी टाइम चिलैन ने मुयान पर वार कर दिया था। ये देखकर मुयान काफी ज्यादा हार्ट ब्रोकन फील करता है क्योंकि वो चिलैन से हमेशा से प्यार करता था। चिलैन भी उसे पसंद करती थी, पर उसने अपने प्यार का साथ देने के बजाय सच का साथ देने का फैसला किया था। वो मुयान से सॉरी बोलती है, जिस पर मुयान उसे दूर फेंककर उसके वार की एक खंजर को अपने बॉडी से निकालकर तोड़ देता है, जिसके बाद उसने एक बार फिर से उन पर हमला करना शुरू कर दिया था। हानजिंग उससे खूब फाइट करता है और अंत में उसे हरा देता है, पर मारता नहीं। मुयान कहता है कि मुझे मार दो, पर हानजिंग बोलता है कि तुम हमारे दोस्त हो, तुम्हारी बुरी सोच से हमें प्रॉब्लम है, तुमसे नहीं। इस पर मुयान एक बार फिर से हानजिंग को दूर फेंककर सूजियो पर अपनी स्वॉर्ड से वार करता है, पर हानजिंग काफी फास्ट स्पीड में जाकर सूजियो को सेव कर लेता है। इसी मौके का फायदा उठाकर मुयान वहां से भाग चुका था। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि रॉयल सोल्जर्स
वेनियंग को ढूंढ रहे थे क्योंकि वो काफी टाइम से गायब था। सोजियो, हानजिंग और बाकी लोग सोजियो के घर पहुंचते हैं, जहां सोजियो को देखकर उसकी मदर की जान में जान आती है। अब उन लोगों के सामने की लोगों को बचाने का चैलेंज था। सोजियो सोचती है कि जैसे मैंने हानजिंग को सेव किया उसी तरह से वो बाकी लोगों को भी सेव कर लेगी। इसीलिए वो सबसे पहले काका के फादर को बुलवाकर उनका हाथ पकड़कर उन्हें हील करने की कोशिश करती है। ये देखकर हानजिंग भी खुश था कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। वो सोजियो को बताता है कि वो की कंट्री का किंग नहीं बनना चाहता, बल्कि वो सोजियो के साथ एक कॉमन लाइफ जीना चाहता है। वो अपनी जगह चीलैंड को किंग बनने के लिए राजी कर लेगा। सोजियो को तो बस हानजिंग का साथ चाहिए था, इसलिए वो भी इस बात से एग्री हो जाती है। सोजियो सबका इलाज कर रही थी, पर उसे रियलाइज होता है कि उनकी हालत में कोई सुधार नहीं आ रहा। पॉइजन अब उनकी बॉडी में फैल चुका था। इतने सारे लोगों को वो मरने नहीं दे सकती थी, इसीलिए वो डिसाइड करती है कि वो अपनी बॉडी से एम्बर निकाल कर उसे एंटीडोट बनाकर लोगों की जान बचाएगी। उसे पता था कि हानजिंग उसे ऐसा कभी नहीं करने देगा, इसीलिए वो एक रात हानजिंग को बेहोशी वाली वाइन पिला देती है और फिर अपनी मदर को अपने प्लान के लिए एग्री करके सारे लोगों को सेव कर लेती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि हानजिंग को होश आता है तो वो अपने घर पर था। दूर खड़ा उसका असिस्टेंट रो रहा था। हानजिंग उसके पास जाकर देखता है तो वो बिल्कुल ठीक हो चुका था। वो उससे पूछता है कि तुम रो क्यों रहे हो। इस पर वो सोजियो का नाम लेकर और भी ज्यादा रोने लगता है। हानजिंग हैरानी से बाहर चला जाता है, जहाँ सारे लोग ठीक हो चुके थे। अब उसका दिल घबराने लगता है और वो तुरंत सोजियो के घर पहुँचता है, जहाँ एक चारपाई पर सोजियो की डेड बॉडी पड़ी थी। सारे लोग उदासी से उसके पास मौजूद होते हैं। सोजियो की मदर हानजिंग से सारी बातें बताती हैं। ये बात हानजिंग के लिए काफी सदमे की थी। वो किसी भी कीमत पर सोजियो को मरने नहीं दे सकता था। वो सभी लोगों को रूम से बाहर करके दरवाजा बंद कर लेता है, जिसके बाद वो अपनी बॉडी से सारा की वाइटल स्टोन निकाल कर सोजियो को खिला देता है। ऐसा करने से वो काफी ज्यादा कमजोर पड़ चुका था। पर थोड़ी ही देर में यहाँ सोजियो की उंगलियों को हम हिलता हुआ देखते हैं, यानी कि हानजिंग ने सोजियो की जान बचा ली थी। इसके बाद नेक्स्ट सीन हमें कुछ दिनों बाद का दिखाया जाता है, जहाँ सोजियो और हानजिंग की शादी का फंक्शन चल रहा था। की कंट्री से हानजिंग के फादर और नेशनल टीचर भी आए हुए थे। यहाँ हमें पता चलता है कि चीलैंड को की कंट्री की क्वीन बना दिया गया है और वेन जून, जो कि अब क्राउन प्रिंस बन चुका था, उसने की और कियान के 6 ट्रीटीज के पेपर भी साइन करवा दिए थे। सभी लोग काफी ज्यादा खुश थे। न्यू वेडिंग कपल अपने पेरेंट्स के सामने मैरिज ओथ लेते हैं, पर तभी सोजियो के कान में किसी के हेल्प मांगने की आवाज आती है। शायद ये हानजिंग के दिए की वाइटल स्टोन की सुपर पावर थी, जो कि अब सोजियो को भी मिल चुकी थी। वो तुरंत उसकी हेल्प के लिए सबकी इजाजत लेकर हाई स्पीड में निकल पड़ती है। हानजिंग सारा की वाइटल स्टोन देने के बाद अब पावरलेस हो चुका था, पर तभी सोजियो वापस आकर हानजिंग को भी अपने साथ ले जाती है, क्योंकि वो उसका इन्वेस्टिगेशन पार्टनर था और अब लाइफ पार्टनर भी बन चुका था। सभी उनकी जोड़ी को देखकर खुश थे। इसी के साथ ये कहानी एंड होती है। तो दोस्तों, आपको ये ड्रामा कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इसी तरह के मजेदार ड्रामों की एक्सप्लेनेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए, ताकि आपको हमारे आने वाली वीडियोस की इंस्टेंट नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।